नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर में आज जिस चीज़ की हम चर्चा करें तो वो तमाम अखबारों में, मीडिया आउटलेट्स में, वेबसाइट्स पर, सब पर सिर्फ उसी घटना की खबर है जो कल हुई। और कल उस घटना को अगर हम लोग ऐसे ही कहना चाहें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में कह सकते हैं कि दोपहर वह जानती है, सुबह को जिसका अंदाज़ा भी नहीं होता। कल सुबह जिस तरह शुरू हुई थी लेकिन दोपहर कुछ और रखी हुई थी। उस बड़े हादसे ने कल से अब तक हिंदुस्तान को दर्द के समंदर में डुबोया हुआ है। और अब तमाम जगह अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ वो खबरें हैं जो उनकी केस स्टडीज़ हैं, उनके परिवार की कहानियाँ बताती हैं, क्योंकि हर एक कहानी दर्द का समंदर है। कोई अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था, किसी ने बहुत शुभ के साथ है, कोई शादी के बाद के हनीमून की तरफ था। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, चूँकि हर एक कहानी अपने आप में पूरी ज़िंदगी है और दर्द को वो उसके परिवार के साथ, जब तक वो परिवार है उनके साथ, किस्सों कहानियों में हमेशा के लिए वो दर्द उनके साथ पैबस्त हो गया। और ये पूरे देश में भी आपने देखा किस तरह पूरा देश इस दर्द में शामिल हुआ उनके साथ साथ। इसके अलावा जांच इसकी शुरू हो गई है और इसमें जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिल रहा है। इसके अलावा जो जांच टीमें हैं वो मौके पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे हैं, गृह मंत्री पहुंचे हैं चूँकि उनका गृह राज्य भी है। और वहां 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो लिहाजा अब ये कहानियाँ चलेंगी, ये दर्द की कहानियाँ हैं जिनका कोई सिरा नहीं मिलता। लेकिन चूँकि वक्त तो आगे बढ़ता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। उससे आगे की कहानियों पर आज हम लोग बात करेंगे। चूँकि कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि इस पूरे मसले में हम लोगों ने कल एक वीडियो बनाया था जो मैंने इस पूरी घटना पर, उसमें उन तमाम, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उन तमाम कारणों का जिक्र है और उन सारे प्रोसीजर का जिक्र है जिस तरह से अब ये जांच चलेगी और इस जांच को आगे बढ़ना है। साथ ही वो तमाम भी हैं जो घटनाएं जिससे पहले ड्रीम लाइनर पर जो उसके टेक्निकल्स या और दूसरी प्रॉब्लम्स उसके इस प्लेन के अंदर आ चुकी हैं अलग अलग जगह, तो उस पर एक डिटेल्ड है। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस पर जाकर, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम अलग अलग खबरों पर बात करेंगे, लेकिन बड़ा विश्लेषण तो इसराइल के ईरान पर अटैक से शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक वो घटना है जो भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है और हम उन्हीं खबरों पर बात करते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे की तरफ एक और खबर पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से आजमगढ़ में दलित और ब्राह्मण सब लोग वो जो हैं उस गांव को छोड़कर भागना चाहते हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है ये लिख दिया है। हालांकि इस पूरे समय में, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन आखिर इस खबर के आखिर में क्या है और क्यों योगी के उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हम अक्सर देखते हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरी एक घटना होगी कि बंगाल में चुनाव होने हैं। ममता दीदी के पास जो सबसे बड़ा उनका अपना हथियार है वो 27 से 31% मुस्लिम वोट का एक मुश्त उनको पड़ना। और इसी के चलते अब वहाँ कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सांप्रदायिक हिंसा का रूप लगती हैं और जहां कहीं ना कहीं ये भी हिंट लगता है कि जैसे जैसे चुनाव होगा कहीं तुष्टीकरण की ये आग पूरे राज्य में अलग अलग जगह इस तरह की घटनाओं को विस्तार ना दें। तो एक ऐसी फिर घटना है जिसमें पुलिस का थाने में, मतलब जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। और इतनी हिम्मत आपको मालूम है बंगाल में किस समुदाय के पास हो सकती है। एक वो कहानी है, क्योंकि फिर बात लोगों को हिंदू मुस्लिम से याद आने लगता है, लेकिन जो घटना है उसको वैसा ही बताना चाहिए बिना किसी बायस हुए। इसके अलावा एक चौथी खबर है कि हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की, अब चुनाव बिहार में है तो बिहार के लिए ही तमाम राजनीति, एनडीए की हम चर्चा कर चुके कि किस तरह से इस बार चिराग जो है भविष्य की राजनीति में अपने आप को नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा में शामिल होगा कि कैसे तेजस्वी ये तय करेंगे कि इंडी गठबंधन में किसको क्या मिलेगा। और राहुल गांधी की भूमिका वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, भले ही वो मीडिया और तमाम अपने सोशल जो उनके एक्टिविस्ट हैं उनके सहारे अपनी जगह को बढ़ाना चाहें। तो मुख्य तो यही हम लोग 4 विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसराइल की उस घटना से जिसमें इसराइल ने अटैक किया है और इसको द राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है। इस पर हम लोगों को ये देखना होगा कि आखिर ये ट्रेंड क्या है, क्योंकि अमूमन हर आदमी को लगता है कि जो इतिहास कहता है, और ख़ास तौर से जूस और जो इस्लामिक नेशंस के बीच का एक
अनएंडिंग वॉर है या एक दूसरे का तनाव है, शायद ये उसकी कड़ी है। लेकिन आपको ये जानकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ईरान के साथ ऐसा रिश्ता नहीं था। अगर इजराइल जिसके जन्म के साथ ही अरब देशों ने उसको मिटाने की एक तरह से कोशिश शुरू कर दी थी, प्रयास किए और फिर सामूहिक युद्ध भी किए, हमले भी किए, लेकिन ईरान हमेशा से इस तरह से इजराइल के साथ दुश्मनी नहीं रखता था, बल्कि ईरान वो देश था जिसने दुनिया में दूसरे मुस्लिम देश का था जिसने इस्राइल को मान्यता दी थी। यानी एक राष्ट्र के तौर पर इस्राइल को मान्यता देने में जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने बहुत लंबा समय लिया था, लेकिन पहला देश भी तुर्की था। यानी तुर्की ने पहले इस्राइल को आधिकारिक तौर पर एक राज्य देश के तौर पर मान्यता दी और उसके बाद ईरान ने दी। 1979 की उस क्रांति से पहले जिसने पूरी दुनिया का फेस बदला है। अगर आपको माफ कीजिए, अगर आपको दुनिया में उस साल के बारे में पूछना हो जिसने दुनिया को इतना ज़्यादा बदला कि आज तक उसकी धमक हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो वो साल मेरी नज़र में 1979 यानी 1979 है, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। तो उसी समय से इजराइल और ईरान का रिश्ता भी बदलता है। इससे पहले रजा शाह पहलवी, जो पहलवी राजवंश राज किया करता था, वो इस्राइल को जो है उसके साथ अच्छे रिश्ते थे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी है कि जो ईरानियन है वो आज भी, जबकि उस ईरान को पर्शियन साम्राज्य की विरासत ईरान के पास है, महान पर्शियन साम्राज्य ही ईरान बना जब उस पर इस्लामिक इन्वेडर्स आए और उन्होंने उस पर कब्जा करके उसको कंप्लीट जो है उसका धर्मांतरण किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो लोग बचे थे वो अलग अलग देशों में भाग गए जिन्होंने कि इसको अपनाने से इनकार किया था, यानी इस्लाम को, जिसमें से एक बहुत बड़ी आबादी पर्शियंस के तौर पर पारसियों की तरह हिंदुस्तान में आई। और उसका उन्होंने अलग अलग उनके ग्रंथों में उल्लेख है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने उनको यहाँ शरण दी। तो ये तो एक दौर है। इसीलिए आप देखेंगे कि अरबी राष्ट्रवाद जो कि सुन्नी अरब के साथ होता है, यानी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, जितने भी ये देश हैं जो सुन्नी कंट्री हैं, वो एक अरब राष्ट्रवाद की लाइन पर रहते हैं। उनके मुकाबिल ईरान हमेशा से अपने आप को एक अलग देश मानता है जो इस्लाम के वर्ल्ड का लीडर बनने का दावा भी करता है। ये अलग बात है कि उसको सिर्फ शिया सेक्ट का लीडर माना जाता है। तो उसी अरबी राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए इस्राइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते ईरान के 1979 तक रहे। लेकिन यही वो दौर था जब वहाँ ख़ोमेनी आते हैं और बदलाव होता है उस पूरे ईरान में। ईरान जो है एक बहुत ही लिबरल और बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री से अचानक इस्लामिक क्रांति के साथ एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। और यहाँ वो और ज़्यादा, वैसे तो इस अरबिक उनके साथ, उसका नेशंस के साथ ये तनाव और बढ़ता है, लेकिन वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे आगे रखने के लिए ईरान के साथ दुश्मनी का एक नया अध्याय खोलता है। उसकी शुरुआत वो करता है कि जायोनिस्ट कहकर, यानी जायोनिस्ट कंट्री कहकर उसकी शुरुआत करता है। तो आज जो है सुबह एस्फहान प्रांत, माफ़ कीजिए, हम लोग खबर की तरफ लौटते हैं, इतिहास तो चलता रहेगा, कि जो सुबह मध्य पूर्व में तनाव एकाएक, जब तमाम अगर आप दुनिया के तमाम वेबसाइट्स देखते हैं और टीवी चैनल्स देखते हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, तो अल सुबह, भारत की अल सुबह है, जब प्रधानमंत्री इस्राइल के नेतन्याहू के एक अलग से बयान के साथ लोगों की नींद खुली, जिसमें उन्होंने कहा ऑपरेशंस जो है लायन राइजिंग जो है शुरू हो चुका और इसका उद्देश्य जो है वो ईरान के परमाणु हथियारों के प्रोग्राम और मिलिट्री सैन्य क्षमता को कम करना है, कमज़ोर करना है। इसीलिए उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं। ये इस्फहान प्रांत है जहाँ के एक सैन्य अड्डे के पास उन्होंने टारगेटेड हमला किया है। ये जो है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये 13 अप्रैल 2024 को इसराइल पर जिस तरह ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल का हमला किया था, ये उसका जवाब माना जा रहा है अगर उसको देखें। हालांकि ईरान ने इस हमले को अभी तक, जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, उस समय तक एक छोटा हमला कहा है और दावा किया कि उसने इसराइल के बहुत सारे आक्रमणकारी ड्रोनों को मार गिराया है। इसके उलट और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ईरान की अलग अलग एजेंसी से इस बात की खबर आ रही है कि एक उसके सैन्य प्रमुख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे और दूसरा उसके 2 वो परमाणु वैज्ञानिक जो ईरान का इस समय परमाणु कार्यक्रम का सारा दारोमदार जिन पर है,
उनकी मौत हुई है इस हमले में। तो हालांकि ऑफिशियली कोई टिप्पणी नहीं है और इजराइल ने इस हमले के बाद कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाद में नहीं जारी किया, जो उसकी एक पॉलिसी है कि वो इस तरह के हमले पर अक्सर खामोश रहता है जब तक कि उसकी कोई जो है रिएक्शंस नहीं आता दूसरे देश से। तो ईरान और इसके बीच में चूंकि सबसे पहला एक्शन क्या होना है, आपको मालूम है कि जैसे ही ईरान पर या मिडिल ईस्ट में कोई संकट आता है तो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वो शुरू हो चुका है, मार्केट में उथल पुथल है। लेकिन ये जो है एक और लड़ाई की तरफ दिखती है कि पिछले 2 दशकों से यानी लगभग 20-30 सालों से जो है जो इन दोनों देशों के बीच में, बल्कि इसको मैं कहूँगा कि 5 दशक के बीच में अलग अलग समय पर एक शैडो वार चल रही थी, यानी दूसरे देशों का इस्तेमाल किया जा रहा था वॉर में। अब ये सीधी वॉर की तरफ आ गई है ये इसराइल और इसके, अगर हम लोग इसके धार्मिक इतिहास क्या कहता है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है उसकी बात करते हैं। 1980 के दशक से जो एक शैडो वार चला उसमें लेबनान में हिजबुल्लाह यानी 1980 के दशक में ईरान ने हिजबुल्लाह को ताकत दी। हिजबुल्लाह जो शिया संगठन है, लेबनान बहुत खूबसूरत देश हुआ करता था, उसको पेरिस कहा जाता था, बैरूत को ईस्ट का, तो उसको उसने और तबाह बनाया। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लिए जिसमें 2006 का लेबनान युद्ध भी शामिल है, जिसमें कि इसराइल की फोर्सों ने अंदर घुसकर अटैक किया था। फिर गाज़ा में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जो 2000 के दशक से लगातार लंबा समय से जारी है, उसमें ईरान इन तमाम को मदद कर रहा था, वित्तीय और सैन्य सहायता मदद कर रहा था, जिससे वो इसराइल पर रॉकेट के हमले कर रहे थे। और कई बार तो ये कहा गया कि ये टेक्नोलॉजी पूरी ईरान उनको प्रोवाइड करता था। सीरिया वॉर बेसिकली दोनों देशों का एक शैडो वार का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि 2013 से ये वॉर शुरू हुआ था। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया पर ईरानी सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो पर सैकड़ों हवाई हमले किए और आप अक्सर देखते हैं कि कभी भी उस पर हमला होता है, ताकि वहां ईरान जिस तरह से कब्जा एक तरह से अपने प्रभाव का बना रहा था उसको कम किया जा सके। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, इसराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि ईरान की नज़र में वो छोटा शैतान है जिसको नष्ट करना उसका एक धार्मिक कर्तव्य है। वो अपने आप को ये मानता है कि इसराइल को नष्ट करना उसका धार्मिक कर्तव्य है, जो कि उसको धार्मिक ग्रंथों से उनके मिला है। तो 2000 से इसराइल ने इस पर परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, उनके प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की है, कोशिश की है। जैसे 2010 का स्टक्सनेट सर्वेयर हमला, ये एक बड़ा हमला था जो उन्होंने उनकी परमाणु क्षमता को कम करने के लिए किया था। इसके अलावा 2023 में ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल से जुड़े हुए जहाज़ों पर जब हमला किया था, उससे काफ़ी आपने देखा होगा हूती के, उसके बाद अमेरिका ने भी उस पर हमले किए, क्योंकि उसने इस पूरे जो यात्रा मार्ग है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है हूती में, उस सब पर कब्जा करके उन्होंने बंद। अब हालिया जो टकराव हुए अगर हम देखें तो 2024 से 25 के बीच में 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इसराइली जो इसराइल ने एक हमला किया था जो ईरान के वाणिज्य दूतावास का था। इस हमले में उनके जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 शीर्ष कमांडर मारे गए थे, जिनको आपको याद होगा पूरे ईरान में उनको बड़े उसके साथ ये माना गया था कि ये सबसे बड़ी चोट है ईरान को। तो वो एक बड़ी चोट थी। इसके बाद 13-14 अप्रैल को इसराइल पर हमला किया, यानी 1 अप्रैल को ईरान के वाणिज्य दूतावास पर अटैक हुआ। बदले में ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला मिसाइल और ड्रोन के साथ किया, जिसमें 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल थे वो इसराइल पर थे। लेकिन इसराइल के आयरन डोम और उसके तमाम जो सहयोगी अमेरिका जैसे देश हैं उन्होंने उनको रोका, बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। 19 अप्रैल 2024 को ईरान पर इसराइल ने फिर हमला किया था। एक वही सैन्य टारगेट यानी इस्फहान, ये एक मेनली उसका जो मेजर मिलिट्री हब है उस पर वो अटैक करता है, तो उस पर हमला किया था। ईरान ने उसको भी छोटा बताया था। फिर अब ये नया हमला है जो इजराइल ने सैन्य अड्डे के ऊपर कहा है। इसमें इजराइल ने ये कहा था कि उन्होंने परमाणु और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया। ईरान का मैं बता चुका हूँ, हालांकि 2 परमाणु। अब इस पर अलग अलग देशों की सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आई थी वो अमेरिका की थी, क्योंकि ये माना जाता है कि हर एक इसराइल की कार्यवाही जो है अमेरिका के समर्थन के बिना नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका ने इस बार एक अलग बयान दिया। उसने कहा कि हमारा इस हमले में किसी तरह की इजराइल के साथ हमारा कोई भी सहयोग नहीं है, संलिप्तता नहीं है। मार्को रूबियो ने तो कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो है एक तरफा कार्रवाई की है, और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने अमेरिका को ये सूचित किया कि वो आत्मरक्षा के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि चेतावनी दी है कि इससे बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है, लेकिन
उनका प्रशासन ईरान के परमाणु हथियारों के प्रोग्राम पर एक राजनयिक समाधान चाहता है और आप देख रहे हैं कि लगातार वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इस बात को बहुत ज़बरदस्त दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान हर बार हमले की धमकी देता है और ईरान ये भी बता रहा है क्योंकि जो ईरान चाहता है वो उसको अमेरिका मान नहीं रहा है और इसीलिए अब अमेरिका ने अपने मध्य पूर्व से तमाम जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जोर देना शुरू किया और जो लोग वहाँ जिनकी ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, उन अपने तमाम लोगों को वहाँ से निकाल रहा है। ईरान ने आपको बता दिया, ईरान ने इसको औपचारिक युद्ध की घोषणा कहा है और आगे तैयारी का संकेत भी दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर ईरान ने यह भी कहा कि वो अब अपने परमाणु संयंत्रों को बहुत तेज़ी से तैयार करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये प्रिएम्प्टिव है और हमें ज़रूरी था क्योंकि ईरान से मिसाइल और ड्रोन के हमले की आशंका थी। मैंने ये कहा कि ये ऑपरेशन नेतन्याहू ने सीधा संदेश दिया था कि ये ऑपरेशन जितने दिन लगेगा जारी रहेगा ताकि इसराइल के खिलाफ खतरे को दूर किया जा सके। सैन्य अधिकारियों ने इसका नाम नेशन ऑफ लॉयंस, ऑपरेशन ऑफ लॉयंस दिया है। राइजिंग लॉयन वैसे अलग अलग जगह कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको हाल ही में ईरान को उसके गैर प्रसार दायित्व के मतलब जो परमाणु प्रसार है उसके लिए उसको दोषी ठहराया था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जा सके। बाकी तमाम देश अभी इसको बारीकी से देख रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम भी है, यानी इस पूरे इलाके में अगर भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है तो भारत दोनों देशों के साथ एक अमेरिकन प्रेशर को कम करने के लिए इसराइल से वो कोशिश करता है कि सैन्य उपकरण, सैन्य सहयोग उसका, और हाल फिलहाल में इस सैन्य सहयोग का हमने एक उदाहरण भारत पाकिस्तान के इस हालिया युद्ध में देखा है जो 7 मई से शुरू हुआ, यानी पहलगाम के हमले के बाद, और इसराइल के जो हम लोगों ने जो उससे टेक्नोलॉजी ली थी उसका बहुत उम्दा मुजाहिरा इसमें हुआ था। और मुझे लगता है कि अब इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा तेल का, चूँकि पिछले कुछ समय से 5 से 7% जो है बढ़ोतरी हो चुकी थी और इसमें अब बड़ी भारी बढ़ोतरी का है इस समय खतरा। और अगर ये बढ़ता है तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में इसका दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात होगी कि जो व्यापार है, जो व्यापार मार्ग है, चाहे स्वेज नहर हो, चाहे लाल सागर हो, चाहे हॉर्मुज खाड़ी हो, ये जो है इन पर इस संघर्ष का सीधा असर पड़ेगा। भारत अपनी 85% से ज़्यादा आपको मालूम है कि सारी चीज़ें तेल की यानी ऊर्जा की खपत बाहर से मंगाता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी हिस्से से आता है पश्चिमी एशिया से, जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये चालू खाते का बढ़ सकता है और भारतीय प्रवासी चूँकि आपको मालूम है वहाँ लगभग 90 लाख से 1 करोड़ तक है। अगर ये युद्ध बड़ा होता है या बढ़ता है, हालांकि अभी इसका उस दायरे में नहीं जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ ये एक संभावित आकलन हो सकता है कि इसके बारे में क्या हो सकता है। तो ये जो सीधा टकराव है उस पर खतरा है। अब मैं इस खबर के पीछे जाता हूँ कि आपको तमाम लोगों को ये लगेगा कि आखिर इसका धार्मिक विरोध क्या है, क्यों ये लगातार इनके बीच में शांति नहीं होती। हालांकि मैंने आपको इसराइल का बताया, ईरान और इसराइल के संबंधों के बीच में बताया, लेकिन इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है। दरअसल इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में यहूदियों को और इजराइल के बारे में कई बार जिक्र आता है, जिसमें वो बनु इसराइल कहते हैं, यानी इसराइल के बच्चे। इनका ज़मीन का उल्लेख कुरान में कई बार आता है और उनको ये कहा जाता है कि ये बनु इसराइल के बच्चे हैं। इनको तौरात यानी तोरा दी गई और शुरुआत में इनको पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनको कहा कि वो नए इस विश्वास के लिए वो संभावित अनुयायी है, यानी वो भविष्य में इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए जो शुरुआती सूरा हैं, जो कुरान की शुरुआती सूरा हैं, उनमें यहूदियों के लिए यानी जूस के लिए, इसराइली जो आज कहलाते हैं, उनके लिए कुछ सहानुभूति दिखती है। सूरा अल बकरा की 2:40 में है कि कहा गया, ए बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी और मेरा वचन पूरा करो, मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा, जो तुम मुझसे ही डरो और तुम मुझसे ही डरो। ये कहा गया। मदीना काल में फिर तनाव बढ़ना शुरू होता है। मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की जो हिजरत हुई उसके बाद मदीना की कुछ यहूदी जनजातियों के साथ और मुस्लिम समुदाय में तनाव बढ़ता है और वो जो हदीस जो पैगंबर साहब के कथन है और सीरत जो उनकी जीवनी है, मदीना में कुछ यहूदी जनजाति बनु कौनैका, बनु नादिर और बनु कुरैज़ा पर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगता है और उसके बाद यहूदी जनजातियों को मदीना से निकाल दिया जाता है। उनके साथ और होता है। इस पर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन शिया इस्लाम में विशेषतर ईरानी क्रांति के बाद यहूदी राज्य को पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व के एक छोटे हथियार के तौर पर देखा गया और ये पूरा नारा जो ईरान में लगता है वो है कि इसराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए।
जिससे ये पता चलता है कि ये केवल भू राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें एक मजबूत वैचारिक धार्मिक एक घटक है, जिसमें ईरान खुद को मुस्लिम देवता के कारण देखता है, मुस्लिम दुनिया का नेता देखता है, और अब वो इस पूरी मुस्लिम दुनिया, जबकि सुन्नी इस्लाम उसका विरोध करते हैं और वो ये मानते हैं कि वो एक दुनिया में एक फितने का वो है, एक हिस्सा है, यानी शिया और सुन्नी के बीच में जो एक ऐतिहासिक धार्मिक लड़ाई है उसका एक हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में एक धार्मिक विरोध भी है। अब आगे की तरफ चलते हैं, खबर अगली की है, क्योंकि ये तो अभी अपडेट आती रहेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश यानी योगी महाराज के उत्तर प्रदेश में एक और खबर इस तरह की आई है। आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सी खबरें बाद में जब प्रशासन सुलझाता है तो कई बार वो आपसी झगड़ों की भी होती हैं, लेकिन इस बार जो खबर आई है वो फिर ये आई है कि वहाँ आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है हकीमपुरा, वहाँ के कुछ नागरिकों ने अपने घरों के बेचने के पोस्टर्स लगा दिए। इन पोस्टरों पर लिखा आरोप लगाया गया कि मुस्लिम बाहुल्य इस गांव में उन्हें धार्मिक भेदभाव, उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा। ये गांव में जो तनाव है उसको लेकर है, क्योंकि अभी कुछ शादियों में जो एक शादी हुई थी वहाँ परिवार में, हिंदू परिवार में बारात आई थी, उसके बाद जब वो लड़कियाँ पूजा जो करने जाती हैं उनकी कुछ मुस्लिम लड़कों ने फ़ोटो वीडियो बनाना शुरू किया, और जब इसका विरोध किया तो उन तमाम लोगों ने आकर उन परिवारों पर हमला किया, जिसमें काफ़ी ये कहा गया उस झगड़े में, आपसी झगड़े में उनको चोट भी आई, FIR भी हुई, कुछ लोग गए भी। लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने इन परिवार वालों को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके चलते अब वो गांव वाले कह रहे हैं कि ये लंबे समय से चल रहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुख्यतः हकीमपुरा गाँव के जो हिंदू निवासी हैं उनमें ब्राह्मण और दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अपने ही घरों के ऊपर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, और इन पोस्टरों में उन्होंने साफ लिखा कि वो मुस्लिम उत्पीड़न के कारण गांव छोड़ना चाहते हैं। अगर हम इसको अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर देखें तो उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण उन्हें गांव में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कहते हैं कि उन्हें सार्वजनिक नल से पानी भरने, स्थानीय दुकानों से सामान खरीदने जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी धार्मिक भेदभाव झेलना पड़ता है, धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचती है। उनका ये कहना है कि उनके धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार अगर वो मनाते हैं वहाँ तो उसमें जानबूझकर बाधा डाली जाती है, और मंदिर में पूजा अर्चना के समय तेज आवाज़ में गाना या आरती या उस करने के समय वो झगड़ा किया जाता है कि नमाज के समय या उस समय आप ये सब बंद रखें, इस तरह का उनका है। महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता है, उनको मौखिक यानी जब वो बाहर निकलती हैं तो उन पर छींटाकसी की जाती है, जिससे वो डरते हैं। जान माल की सुरक्षा, इसमें उनका लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस को शिकायत की है। अभी हालांकि पुलिस की तरफ से इस तरह का वर्जन नहीं आया कि कितनी बार वो शिकायतें आई हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि इनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस निराशा के चलते वो अपना घर बेचना चाहते हैं। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि उन पर अपनी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचने का मुस्लिम दबंगों की तरफ से प्रेशर भी है। अब अगर हम इस पर पुलिस का देखें तो पुलिस हरकत में आई है, बाद में इसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गए हैं और थाना प्रभारी सहित वो गए हैं। उन्होंने जिन्होंने लोगों ने ये बेचने के लिए पोस्टर्स लगाए से उनसे बात भी की है, और उन्होंने इस बात की जांच का आश्वासन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के उसमें पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गांव में उन्होंने पुलिस बल तैनात किया गया है और कोशिश की गई है, जो अमूमन होता है कि एक शांति समिति बनाई गई है। प्रशासन ने बयान भी जारी किया गया कि वो स्थिति पर बारीक नज़र रखे हुए है, किसी भी नागरिक को डरने या पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, वो निश्चित करेंगे। दरअसल ये लगातार इस तरह की घटनाएं ध्रुवीकरण का खतरा लगातार बढ़ा रही हैं। आप अगर उनको वेस्टर्न यूपी के कुछ गाँव से जोड़ लें, कैराना के उस पलायन से जोड़ लें, तमाम जगह इस तरह की खबरें जब आती हैं तो चिंता का विषय बनती है। लेकिन चुनाव के वक्त इनका राजनीतिक उपयोग भी होता है, तो ये मुद्दा बेसिकली राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील होता है और सब लोग इसको पार्टी के एजेंडे में शामिल करते हैं। और चूंकि ये खबर जब उत्तर प्रदेश से आती है तो फिर ये खबर मुझे लगता है सब लोगों के लिए कवर करने के लायक बन जाती है। तो ये एक खबर है जो उत्तर प्रदेश की है। चूँकि आज अलग अलग खबरें हैं, जो मैंने आपको बताया कि सारी खबरें तो आज उसी दुर्घटना जो अहमदाबाद प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की उसके इर्द गिर्द है, लेकिन इसके अलग है। एक सबसे बड़ी बात, चूँकि जब तक अब बंगाल में चुनाव होना है अगले साल,
तब तक उस चुनाव के लिए आपको अलग अलग खबरें बंगाल से आनी शुरू हो जाएंगी, बंगाल की खबरें आएंगी। आपने अभी मुर्शिदाबाद हिंसा पर देखा, और हर एक खबर का अलग अलग ट्विस्ट होगा। आप उस खबर को समझने के लिए आपको बंगाल की पूरी राजनीतिक स्थिति को अपने जहन में डालना होगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है और चुनाव का आधार क्या होगा। चूंकि ये घटना दक्षिण 24 परगना जिले के महेश तला और नादियाल रविंदर नगर की एक घटना के तौर पर है, इस पर मैं जाता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर देखें कि किस तरह से, क्या ममता बनर्जी को इस तरह की घटनाओं से फायदा होता है या नुकसान होता है। आप जानते हैं सत्ता में जो पार्टी रहती है, अगर उसको किसी घटना से नुकसान होता है वो तुरंत उसको दबाने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को वो संभाल सके। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि योगी की वापसी, जो बहुत लंबे अरसे बाद, और मेरे तो जब से मैं चुनाव 1999 से कवर करता हूं, जनरल चुनाव और राज्यों के चुनाव, उन सब में अगर मैं गौर करता हूं तो ये पहला मौका था उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर वापसी हुई हो सत्ता की। लेकिन इसीलिए दंगे से शुरू हुई थी 2013 के जो समाजवादी पार्टी की सरकार की विदाई, उसी दंगे से शुरू हुई थी। लेकिन क्या बंगाल में इस तरह के दंगे बार बार ममता बनर्जी की विदाई तय करते हैं? अगर ये होता तो ममता बनर्जी इनसे कड़ाई से निपटती और उस तरह के पक्षपात के आरोप उन पर नहीं लगते, जिस तरह आपने मुर्शिदाबाद हिंसा की चार्जशीट पर, और जो हमने उसको डिटेल से मैंने कवर किया हो। मेरा आपसे फिर अनुरोध है, जिन्होंने उसको नहीं देखा, क्योंकि उसको बहुत कम लोगों ने देखा है, उसको अगर आप बंगाल के चुनाव को समझना चाहते हैं तो आपको उन दो चार्जशीट का अंतर देखना होगा। उसको मैंने संभल जो उत्तर प्रदेश में है, जहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने केस हुए थे, जिस तरह उन्होंने मंदिर के समय, मंदिर का जो वो कर रही थी, एक टीम सर्वे कर रही थी कोर्ट के आदेश पर, उस पर जिस तरह हमला हुआ था, मुस्लिम अतिवादियों की भीड़ ने उस पर हमला किया था, उसका जिस तरह से चार्जशीट फाइल हुई थी, और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई थी, एक हिंदू बाप बेटे की जिस तरह हत्या हुई थी, उसके बाद जिसमें तृणमूल के नेताओं का जो एक उनकी हाथ के बारे में खुद हाई कोर्ट ने जो समिति गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट में जिसका जिक्र आता, लेकिन पुलिस ने उनमें से किसी को शामिल नहीं किया था। तो ये एक इशारा करता है कि बंगाल में चुनाव का फायदा किसको मिलता है। इस तरह की जो तुष्टीकरण की कहानी शुरू होती है, उसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं ना कहीं मिलता है। लिहाजा इस तरह की घटनाएं आप एक के बाद एक होते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य की मुख्यमंत्री चाहती तो इन पर एक्शन नहीं होता, लेकिन हर बार एक लीपापोती होती है जो ये बताती है कि 27% वोट बैंक, जो आबादी का 27% है, वो एक बहुत ताकतवर कारक के तौर पर ममता बनर्जी की ताकत है। लिहाजा अब हम इस घटना पर जाते हैं जो हुई है। दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला और नादियाल में हुई घटना है। इसमें ये दोनों हिंदू मुस्लिम सामने आ गए, बल्कि भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिससे स्थिति बिगड़ गई। अब ये जून एक खबर है, ये जो अलग अलग अखबारों में छपी है, इसमें भी है कि ये घटना दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला और नादियाल के अकरा संतोषपुर इलाके में एक शिव मंदिर के सामने फल की दुकान लेकर जो दुकान लगाई जा रही थी, उसको लेकर हुई। 2 समूह यानी हिंदू मुसलमान है, जिसमें बताया कि एक फल वाला कुछ दिनों के लिए कल चला गया, तो वो चूंकि मंदिर के सामने थी, इसलिए दुकान की जगह पर एक तुलसी मंच यानी छोटा सा ढांचा धार्मिक बना दिया, वहां तुलसी एक लगा दी। उस पर जब फलवाला अपनी जगह लौटा तो उसने तुलसी मंच के बनाने का विरोध किया। ये मामूली विवाद जल्दी हिंसा में बदल गया और मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्य, रिपोर्टों के मुताबिक है, कुछ सदस्य असामाजिक तत्वों ने जो इस विवाद में शामिल थे, उग्र होकर पुलिस थाने के सामने मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। इसके बाद छतों से पत्थरबाजी हुई और सड़क पर टायर जलाने शुरू हो गए। पुलिस पे हमला हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, महिला कांस्टेबल भी थी घायल, जिसके सिर में चोट लगी है। कोलकाता पुलिस के डीसी हरिकृष्ण पाई समेत कई पुलिस अधिकारी और घायल हो गए। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने केवल, यानी मुस्लिमों की जो भीड़ थी, उग्र भीड़, उन्होंने केवल पुलिस वाहनों को निशाना बनाया, बल्कि हिंदू घरों, दुकानों में भी तोड़फोड़ की, लूटपाट की घटनाएं की। प्रशासनिक कार्रवाई यह है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले चढ़ाने पड़े, आरएएफ तैनात की गई। इसमें धारा 140, चूँकि अब तो बीएनएस में है, उसके लागू किया गया और पुलिस ने 40 से लोगों को गिरफ्तार किया, अलग अलग मामले। तो ये लग रहा है कि चुनाव का जो एक चुनावी हिंसा का एक जटिल और लंबा इतिहास है। अब ये प्रवृत्ति चुनाव के आगे ज़्यादा देखने को मिलेगी, बल्कि मैं देखता हूँ तो
टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस पर लगातार अब वाद विवाद शुरू हो जाएगा। फिर शुरू हो गया कि ऐसी घटनाएं जहां मुस्लिम भीड़ पुलिस पर हमला करती है या हिंसा करती है, भाजपा इसको अपने आरोपों को इसको मजबूत कहते हैं। तो इसको एक राजनीतिक लड़ाई है, कानून व्यवस्था है। इस राज्य में मैंने देखा है कि आपने राम नवमी, हनुमान जयंती जैसे धार्मिक अवसरों पर भी झड़पें कई जगह मिलती हैं। तो मुर्शिदाबाद हिंसा का, वक्फ कानून के विरोध में जो बड़ी हिंसा हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि आम चुनाव से पहले, माफ़ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरह की हिंसा की घटनाएं हमको बढ़ती हुई दिखेंगी। और इस सब में प्रशासन का रुख आप पहले से ये सोच सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। मैं कोई इसको उस नज़रिए से नहीं, लेकिन चूंकि मैं 2.5 महीने से 3 महीने कोरोना के उस दौर में उस चुनाव को कवर कर रहा था, तो मुझे मालूम है कि वहाँ इस तरह की घटनाओं का फ़ायदा किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी लेती है। तो अभी माफ कीजिएगा इस पर है। अब हम अपने आज के दिन की उस खबर की तरफ चलते हैं, यानी चौथे विश्लेषण की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग देखें तो बिहार विधानसभा की अब रणभेरी बज रही है, तमाम पार्टियां पहुंच रही हैं। हम लोग बता चुके कि इस तरह से एनडीए का दौर है, लेकिन अब इंडी गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन, जिसे महागठबंधन बिहार में कहा जाता है, इसमें आरजेडी, आईएनसी और सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और सीपीआई है। हाल ही में जो है ये बैठकें अब शुरू हो गई हैं। आपने देखा तेजस्वी के नेतृत्व में बैठक शुरू हो रही है। अगर हम लोग इसको 2024 के चुनाव से जोड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन ने 40 सीटों पर जो अंतिम रूप दिया था, उसमें आरजेडी ने 26 सीट, कांग्रेस 9 सीटें और वाम दल 5 सीटों पर लड़े थे। और काफ़ी लड़ाई हुई थी। आपको मालूम है पूर्णिया सीट को लेकर बहुत ज़बरदस्त वार हुई थी। कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वो सीट पप्पू यादव की तरह से ले सके, क्योंकि उनकी पत्नी, जो अब तो मुझे लगता है कि वो अलग रह रहे हैं, ऑफिशियली वो लोग कह चुके, लेकिन वो उनकी जो रंजीता रंजन थी, उनके पति के तौर पर वो चाहते थे कांग्रेस से वो सीट मिले, लेकिन ये सीट आरजेडी के पास गई थी। लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय खड़े होकर आरजेडी को वहाँ चोट पहुंचाई थी। तो ये मुझे लगता है उस वक्त देखें तो एनडीए के मुकाबले बहुत कमज़ोर प्रदर्शन रहा था इंडिया का। एनडीए ने 30 से ज़्यादा सीट जीती थी, जबकि इनको निराशा हुई थी, आरजेडी को 1 सीट नहीं उस समय मिली थी। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय थी। अब अगर हम विधानसभा के 2020 के अनुभव से देखते हैं तो वहाँ भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ लड़ा था। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 70 पर और वाम दलों ने 29 सीटों पर लड़ा था। इस सब में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 75 सीटें उसने जीती थी। लेकिन कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने उसको सत्ता से थोड़ा दूर कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। और कांग्रेस को आरजेडी ने बार बार इस ताने से पीटा भी है कि 19 सीटें मिली थी और वाम दल तो बहुत ही कमजोर रहे थे, जिसमें सीपीआईएमएल को 12 मिली थी, कुल मिला के उनको सिर्फ 16 सीटें मिली थी। तो अब अगर हम लोग इसको 2025 के विधानसभा में देखें तो आरजेडी ही इस पूरे चुनाव की लीडिंग कर रही है विपक्षी की तरह से। तेजस्वी एमवाई समीकरण को ही मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसको 27 में से 70 सीटों पर लड़के 19 मिली थी, तो इसलिए अब इस बार 50 से ज़्यादा सीट न देने का शुरुआती आकलन है। तेजस्वी इस पर अड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने जो दौरे कर रहे हैं वो उस सीट की संख्या बचाना चाहते हैं। वो जीत में आते हैं नहीं आते हैं ये सवाल नहीं है, पहले तो आपको लड़ने के लिए सीट चाहिए। लिहाजा कांग्रेस का जो पूरा प्रेशर है वो है, और वामपंथी दल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको भोजपुर मगध क्षेत्र में उनका 2020 में प्रदर्शन अच्छा था, तो वो चाह रहे हैं कि उनको हर जिले में उम्मीदवार उतारने दिया जाए। उनकी 45 सीटों पर लड़ने की उम्मीद है। और इस पर जो महागठबंधन में शामिल वीआईपी जैसे छोटे गठबंधन हैं जो सहनी और उसके हैं, तो उन्होंने भी सीट 60 मांगी है। तो ये शुरुआती दौर है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी लड़ाई, अगर एआईएमआईएम को भी वो शामिल करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अंततः उस पर बात टूटेगी, क्योंकि एआईएमआईएम भी इतनी ही सीटें मांगेगा, और खासतौर से उन इलाकों में जो सीमांचल कहलाता है उन सब में एआईएमआईएम ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी। लिहाजा वो इस बार, पिछली बार 20 सीटों पर शायद वो लड़ा था, इस बार वो 50 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहा है। तो मुझे लगता है ये और दिक्कत का काम होगा। लेकिन बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही अहम होता है, तो उसी के इर्द गिर्द आरजेडी अपने माई समीकरण के साथ ईबीसी और दलित वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को ये कमान है कि वो दलित वोटों को साधने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे इसके अलावा जो मुद्दे तो वही बेरोजगारी और उसके अलावा तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उनको देखने की है। और ये हमेशा आपने देखा होगा चुनाव होते होते उन सब के बीच में सीटों को लेकर मारामारी शुरू हो जाती है, वोट सही से ट्रांसफ़र नहीं होते, चूँकि
जो लोकल का जो सीटों को लेकर तनाव होता है वो बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर घर कर जाता है। तो तेजस्वी जो है इस महागठबंधन के स्वाभाविक नेता के तौर पर है, उनको कोई चुनौती नहीं मिल रही है। लेकिन इसको देखते हैं तो इंडिया गठबंधन किस तरह से इस पूरे उसको मसले को निपटाएगा। और सेम इसी तरह से हमने देखा कि यही सेम जो है यही सेम कितना जो है अगर हम उसको देखते हैं तो यही सेम जिम्मेदारी आपको वहाँ दिखाई देती है। एक और खबर है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कल ये खबर थी उस समय हम लोग चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं था। अगर हम देखते हैं तो पीएम मोदी ने प्रवक्ताओं को शालीन रहने की वो दी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता आजकल, ये मैं बात कई बार कह चुका कि बीजेपी के पास एक उस तरह की चीज दिखाई नहीं देती जो दोनों तरह के वर्गों को संतुष्ट करे। यानी वो लोग भी जो थोड़ा सा एक इस तरह का शालीन व्यवहार की तरह चाहते हैं, या वो भी जो तुर्की बतुर्की जवाब देना चाहते हैं, यानी जैसा आपने कहा ईंट तो उसका जवाब पत्थर दें। कुछ समय से आप देखेंगे कि अनावश्यक उग्रता दिखाई देती है उनके प्रवक्ताओं में और सब्जेक्ट को लेकर पकड़ कम देती है। ये हम लोग कई बार इस बहस को महसूस करते हैं। मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, भाटिया जी जैसे, गौरव भाटिया जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, या कई सारे वो देखते हैं आप निचले स्तर तक उतर आते हैं, गाली गलौज तक आ गए हैं। चूंकि विपक्ष उसको इस तरह शुरुआत करता है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि विपक्ष के पास जनता का कोई मैंडेट नहीं है। जनता ने उसको हराया तभी वो विपक्ष है। तो आपके जो रखे जाने वाले संवाद की जो एक मैं कहूँगा गरिमा है वो थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जनता आपको समझती है। कुछ समय से मुझे लगता है कि डॉक्टर सुधांशु जो है वो एक बेहतर प्रवक्ता ज़रूर हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कई बार ओवर जो एक्सपोज एक लेवल हो जाता है उसको, वो एक स्टाइल को जब आप पकड़ लेते हैं और आपको हर जगह उसी स्टाइल को दोहराना होता है तो फिर मुझे लगता है कि शायद वो भी मोनोटोनस हो जाता है। शुरुआत में आपने देखा संबित पात्रा को एक समय बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में गिना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी चमक खोई है। और ये जो अगर मैं कहूँ कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को शालीन रहने की नसीहत दी है, उन्होंने कहा कि विनम्र रहो, मुत भूले कि हम सत्ता में, तैयारी से टीवी बहस में जाएं। तो ये बात मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल महसूस की जा रही थी और प्रधानमंत्री ने उस बात को पकड़ा है कि आपके व्यवहार बातचीत में विनम्रता, गंभीरता, शालीनता और वाणी पर नियंत्रण दिखना चाहिए। वो जो मैं कह रहा हूँ कि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। विपक्ष के पास ये नहीं है। विपक्ष तो फ्रस्ट्रेट भी होगा, विपक्ष अपनी चीज़ों को ज़्यादा उछालना चाहता होगा, लेकिन जनता चूंकि आपको मत दे चुकी है, अब अगले की तैयारी करनी है तो आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात बहुत सही है और प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं इस पर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि ज़मीन की नब्ज़ मुझे लगता है अपने प्रवक्ताओं से ज़्यादा है। वो ये जानते हैं कि क्योंकि एक दौर आपको कांग्रेस का याद होगा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं अक्सर उस समय मजाक में या मेरे आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा अगर आप उसको फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे, कि कई बार उसके प्रवक्ताओं को देखने के बाद मैं हंसता था कि अगर मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल और ये तमाम लोग इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ना कुछ वोट घटा देगी कांग्रेस के। उसी तरह से मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने प्रवक्ताओं पर बहुत दिन से इस नियंत्रण की ज़रूरत थी और उन्होंने देर आयत दुरुस्त आयत ये किया है, तो ये एक बेहतर है। एक छोटी सी खबर और है जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक और इन्फ्लुएंसर की हत्या हुई है, और वो इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि ये खतरनाक बात ये है क्योंकि इसमें आतंकी डल्ला ने धमकी दी थी, यानी अर्शदीप डल्ला ने उस इन्फ्लुएंसर को धमकी दी थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपको मालूम है कि आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई जो भी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उसका जर्नलिज्म से कोई रिश्ता हो, तो वहाँ कोई किसी किस्म की, मुझे नहीं लगता कि अफवाहों पर आधारित हो, या आप कंजक्चर बना रहे हो, या आप एकदम कभी आप वॉर एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आप एविएशन एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आप फॉरेन पॉलिसी, इस तरह के इन्फ्लुएंसर से मुझे लगता है दूर ही रहना। लेकिन ये चूँकि खबर इसलिए है, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर उर्फ भाभी उर्फ कंचन कुमारी की हत्या कर दी गई। इनकी लाश बठिंडा विश्वविद्यालय की कार में शव मिला। 9 जून से ये लापता थी। कमल कौर जिनकी उम्र 30 साल है, इनके इंस्टाग्राम पर 3,84,000 है। वह फनी भाभी टीवी नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसके 2,36,000 इसके सब्सक्राइबर। पुलिस ने बताया कि वो मां से कहकर निकली थी कि प्रमोशन इवेंट पर जा रही है। इसमें बड़ी चीज़ ये है कि 7 महीने पहले आतंकी अर्श डल्ला ने कमल को वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ चेतावनी
चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, उसने कमल पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया था और इसलिए कहा था कि आइंदा पोस्ट मत कीजिए। अब पुलिस के मुताबिक जो मंगलवार को एक पगड़ी पहने व्यक्ति कार चलाते हुए पार्किंग में घुसता देखा गया, कार पार्क की और वहाँ से निकल गया और उसी कार पार्किंग में लाश सड़ी हुई स्थिति में, मतलब जो पुरानी लाश के तौर पर 9 जून को वो गायब हुई थी, तो उसके बाद मिली है। जांच के लिए पुलिस ने फिलहाल जो टीम गठित की है वो 5 टीमें हैं और इस समय हत्या की वजहों का पता लगाएंगी। तो ये आज की हम लोग खबरों में खबर पर ये थी चर्चा। यूँ तो और कई सारी खबरें हो सकती हैं। मैं कल एक खबर रुक गई थी, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट हेमू की समाधि कहाँ है। वो दिल्ली पर जो मुगलों के सामने लड़ा और ज़िंदगी में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, 22-27 लड़ाइयाँ उसने ज़्यादा लड़ी हैं, उसमें से एक भी लड़ाई नहीं हारी, सिर्फ आखिरी लड़ाई के अलावा। उसकी समाधि आज तक आपको कहीं उसका जिक्र मुझे लगता है बहुत कम लोगों को हुआ, तो उस पर बात करेंगे। कल वो एक हमारे मित्र हैं जो फील्ड में हैं, उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट उस पर की थी, तो मुझे लगता है उसी से मुझे भी याद आया, क्योंकि मैंने तो इस देश के तमाम युद्धों पर जाकर कवर किया जहाँ जहाँ वो युद्ध हुए थे, तो उस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन आज इसके लिए इतना ही। मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कुछ अच्छे वीडियो डाले हैं जिनको अभी मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वो तमाम वीडियो पीछे जाकर भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक नए रेफरेंस आपको देता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।